प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बरतानिया में लॉकडाउन का खात्मा कर दिया गया है, लेकिन SOPs के साथ, कवायद व ज़वाबित के साथ जो है वो अपनी मामूलात ज़िंदगी गुजारे जाएंगे, लेकिन कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद करने की सख्त हिदायत जारी की गई हैं। एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि बरतानिया में, और आपको बताते चलें कि बरतानिया पहला मुल्क है जहाँ पर जो वैक्सीन है उसको अप्लाई करने के अमल का आगाज़ हो रहा है। तो बरतानिया की स्ट्रेटजी इस हवाले से क्या है कि किन नताइज को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसके अलावा ये कि किन लोगों को पहले ये मरहले में वैक्सीन पिलाई जाएगी या डोज दी जाएगी, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई गई है और किस तरह से तमाम लोगों के तक ये वैक्सीन पहुंचेगी, ये तमाम चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर साहिबान से डिस्कस करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराता हूं। डॉक्टर इदरीस अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं NHS में, लंदन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी सर्जन एंड फिजिशियंस के, बरतानिया से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर गुलाम मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन हैं NHS में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर नाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी जनरल फिजिशियन हैं, मैनचेस्टर से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर इदरीस साहब, सबसे पहले तो ये बताइए सर कि सबसे पहले मरहले में इन अफराद को जो वैक्सीन है वो दी जाएगी कोरोना से बचाव की। रहीम, सबसे पहले तो मैं चैनल 92 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें चांस दिया कि हम अपने पाकिस्तानी आवाम के साथ मुखातब हो सके। सबसे पहले तो वो लोग होते हैं जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, ठीक है जी। इस कंडीशन से जो ज़्यादा एक्सपोज कौन से हैं? जो लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं, और इनमें से ज़्यादा जो प्रोफेशनल है, मेडिकल और पैरामेडिकल प्रोफेशनल, वो होंगे, क्योंकि उनका कांटेक्ट जो होता है वो डिजीज़ लोगों के साथ, जिनको प्रॉब्लम होता है उनके पास आते हैं, वो होते हैं। और उसके बाद जब डिजीज़ लोगों में चेक करना पड़ता है तो सबसे ज़्यादा जो मोर वल्नरेबल हैं, ठीक है, जिनमें से ज़्यादा बच्चे और बूढ़े आते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे इधर वेस्ट में जो हमारे यहाँ तो बच्चे बूढ़े एक ही घर में रहते हैं, लेकिन इधर हमारे यहाँ जो इधर UK में और वेस्ट में है ना, जो बूढ़े सारे ओल्ड होम में, रेजिडेंशियल होम में और केयर होम्स में रहते हैं, उनमें और भी ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा बूढ़े होते हैं और एक साइड सारे इकट्ठे होते हैं। अगर एक को लग गया दूसरे सबको लग गया, और यही वेस्टर्न गवर्नमेंट का भी आजकल ये इनका प्रॉब्लम है कि उनको आप ये कह रहे हैं कि बच्चों और बूढ़ों को पहले मरले में, और जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको पहले दी जाएगी। लेकिन डॉक्टर गुलाम मुर्जा साहब, आपसे बात हो रही थी एक और शो में, आपने बताया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने शायद ये कहा था कि 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन है ये अभी जो आई है। एब्सोल्युटली मैं जरा थोड़ी सी इसमें जो मेरे बड़े भाई डॉक्टर इदरीस अवान साहब फरमा रहे थे उसमें मैं थोड़ा सा, चूंकि मेरा शोबा ऐसा है कि वी आर द फ्रंट लाइन ऑफ द NHS जी, हमसे चीज़ें फिल्टर हो के आगे फिर कंसल्टेंट तक जाती हैं। तो ये क्लियर है कि 18 साल से कम बच्चों के लिए ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ना ही ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए, वो खवातीन जो हामला हैं उनको नहीं लग सकती। आपके सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो बनी है हायरार्की या जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, किस तरह ये किसको लगेगी वैक्सीन, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, तो उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि की वर्कर्स जितने हैं, स्पेशली जो हेल्थ जो हॉस्पिटल्स में हैं उनको, और जो 80 साल से ऊपर लोग हैं, चाहे वो अपने घरों में रह रहे हैं चाहे वो नर्सिंग होम्स में रह रहे हैं, ये उनको लगेंगी वैक्सीन। फिर 80 साल के बाद फिर 75 साल तक आएगी। फिर उसके बाद जो प्राइमरी केयर हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगेगी। फिर उसके बाद इसी तरह जो लोग जिनके साथ कोमॉर्बिडिटी, यानी जिनको बुढ़ापे के साथ साथ या उधेड़ उम्र के साथ साथ बहुत सारी और दूसरी बीमारियां, मसलन किसी को कैंसर है या शुगर है या हार्ट की सर्जरी हुई हुई है या और वल्नरेबिलिटी है उनको, जैसे सांस की तकलीफें हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है या एस्मा है, ये उनको प्रायोरिटाइज लगेगी। लेकिन वैक्सीन की तरसील जो इस कदर इतनी है कि ये हम इन्विजिज कर रहे हैं कि ये मार्च अप्रैल तक ये जो इनिशियल हायरार्की है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद फिर जनरल पब्लिक को ऑफर की जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और सवाल है इसमें डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब,
ये बताइए कि ये वैक्सीन किस फॉर्म में है, ये ड्रॉप्स की शक्ल में है, इंजेक्शंस की शक्ल में है, और इसकी कितनी डोज जो हैं वो देनी होंगी एक शख्स को? जी, मैं देखें जो करंट हमारे पास जो 3 वैक्सीन का डेटा मतलब सामने आया है, ज़ाहिर है कि लाइसेंस तो अभी सिर्फ एक वैक्सीन को ही मिला है, और वो भी रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली इस प्रोसेस को जल्दी से मतलब ना कंप्लीट करने के लिए, ताकि इनिशियल प्रोसेस शुरू हो जाए और फर्दर डिटेल सामने आए। उसमें मैं सर उसी क्लैरिफिकेशन और फर्दर करना चाहूँगा कि ये जो प्रेगनेंसी का जिक्र किया ना भाई ने, उसमें प्रेग्नेंट लेडीज का लाइसेंस नहीं इशू हुआ। तो वो लाइसेंस की वजह यह है कि फर्दर चेक्स हो रहे हैं कि इज इट मतलब सेफ इन दैट, बेबी को कोई नुकसान तो होने का तो खतरा नहीं है। तो उम्मीद है कि वो भी क्लियर हो जाएंगे और बहुत जल्दी वो भी सामने आ जाएगी। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इंजेक्शन जो है, मतलब ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। जो ये फाइजर की वैक्सीन है, ये 3 वीक अपार्ट लगेगी। एक इंजेक्शन लगेगा और 3 हफ्ते के बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा, 3 हफ्ते। जो बाजार है कि बाकी जो ऑक्सफोर्ड और मॉडर्ना वाली वैक्सीन हैं, उनका जिक्र उनकी जो लिटरेचर में वो कह रहे हैं कि 4 वीक्स अपार्ट, तो उनका थोड़ा सा फर्क है। लेकिन ऑब्वियसली इट विल मेक नो डिफरेंस, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग नेशनल प्रोग्राम, क्योंकि मतलब पूरी नेशन को जब आपने और इतने ज्यादा लोगों को लगानी हो, तो मतलब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट मशीनरी, हेल्थ मशीनरी इन एक्शन इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ फुल प्रूफ सिस्टम, ताकि वैक्सीन जाए भी ना हो। क्योंकि जो करंट वैक्सीन है, इसको -70 डिग्री पे मेंटेन रखना पड़ता है। तो ज़ाहिर है कि आप एक दफा उसे डीप फ्रीज कर लें तो फिर विद इन 5 days इट हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड। और जो वो बॉक्सेस आ रहे हैं, तो बहुत कम जगह ऐसी मौजूद हैं जहां पे ये टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। तो यूके के तकरीबन 50 के करीब हॉस्पिटल ऐसे आइडेंटिफाई हो चुके हैं जहां पे ये वैक्सीन स्टोर होगी। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर आप एक दफा 957 का एक बॉक्स खोलेंगे, तो यू नीड टू हैव दैट मैनी पीपल लाइंड अप, ताकि विदाउट मेडिसिन वेस्टेज किए आप उन्हें मतलब जाके दे सकें। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी जिक्र किया था कि सबसे पहले जो वैक्सीन पहले मरहले में जाएगी वो है जो केयर होम्स या रेजिडेंशियल होम्स के अंदर जो लोग हैं वहाँ। अब ज़ाहिर है कि वहाँ पे वैक्सीन को लेके जाना मतलब इज अ होल न्यू एफर्ट, क्योंकि आप आम लोग तो हॉस्पिटल जाके भी लगवा सकते हैं जहाँ पे ये फ्रीज हुई है। तो ज़ाहिर है कि मतलब ऑब्वियसली उसके ऊपर भी अभी काम हो रहा है कि व्हाट शुड बी द प्रोसेस के वैक्सीन वेस्ट भी ना हो और मतलब सबको इफेक्टिवली दी जा सके इन टाइम। ठीक है, राइट सर। डॉक्टर नाहिद साहबा, ये बताइए कि जिस शख्स को कोरोना हो चुका है, क्या उसे भी ये वैक्सीन दी जाएगी या दी जा सकती है? जी बिल्कुल, अस्सलामुअलैकुम। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनमें ये वैक्सीन दी जा सकती है। इनफैक्ट सिर्फ उन लोगों में अभी एहतियात होगी जिनको कोरोना है फिलहाल, लेकिन जब वो ठीक हो जाए कोरोना से उसके बाद भी उनको वैक्सीन मिल सकती है, तो उसमें कोई मसला नहीं है फिलहाल। आई थिंक मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी जो डॉक्टर ने भी कही है कि इस वक्त जो है लॉजिस्टिकल चीज़ें काफ़ी सारी सॉर्ट आउट हो रही हैं यूके में। इवन आज सुबह की जो खबर है वो ये है कि क्योंकि जो पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि केयर होम्स और हॉस्पिटल स्टाफ को लगेगी, उसमें ये बहुत बड़ा जो लॉजिस्टिकल इश्यू, जिस तरह डॉक्टर हफीज ने बताया है कि जो बैचेस में जो वैक्सीन आएंगी उनको क्योंकि वो लोग बाहर केयर होम्स में नहीं लेके जा सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब सुबह की ये खबर है कि पहले वो अस्पताल में जो इन पेशेंट और आउट पेशेंट्स हैं 80 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं उनको और केयर होम स्टाफ को इन्वाइट करके हॉस्पिटल में दी जाएंगी। तो अभी तक चेंजेस आ रही हैं, फिलहाल पूरा डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली अगर कोविड हुआ है उसकी वजह से वैक्सीन का ना मिलना जो है वो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, जैसे शुरू में कुछ कन्फ्यूजन थी डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब, और कन्फ्यूजन इस तरह से थी कि कोविड के हवाले से जब हम इसको कम जानते थे कि इसका जो वायरस है वो कितनी हवा में कितने फासले तक असर कर सकता है, या क्या ये जूतों के साथ भी आ सकता है, मास्क पहनना ज़रूरी है या नहीं पहनना ज़रूरी है, क्या सबके लिए ज़रूरी है या सिर्फ वो पहने जिनको वायरस अटैक कर गया है।
तो शुरू में जैसे कुछ कन्फ्यूजन थी, हम इस वायरस के बारे में कम जानते थे, लेकिन क्या हम इसकी वैक्सीनेशन के बारे में भी कम जानते हैं, या मुकम्मल तौर पर हम जानते हैं कि इसके क्या असरात हैं, ये कितना फ़ायदेमंद है, ये किन लोगों को असर करेगा, किन को देना सूदमंद नहीं होगा, ये कितना टेम्परेचर पर रहेगा, ये क्या बाहर जा सकती है वैक्सीन, या इसको एक ख़ास टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा? हम मुकम्मल तौर पर इसके बारे में जानते हैं ना? मैं इसको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। तो ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक MHRA ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिस तरह अमेरिका में FDA है ना, ये उस वक्त तक कोई दवाई या कोई भी ऐसा केमिकल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसने जाना हो, उस वक्त तक उन तमाम रेगुलेटरी मराइल से गुजर के ना आए, उस वक्त तक इसको लाइसेंस नहीं मिलता। फिर लाइसेंस जब इश्यू होता है, गवर्नमेंट कहती है कि हाँ ये सेफ है। वैक्सीन के बारे में, ये वैक्सीन बाकी वैक्सीनों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि ये मैसेंजर RNA इसका जो वायरस है उसको जरिए एक्ट करती है। इसकी जो बाकी लाइव वैक्सीन हैं, जैसे फ्लू है, जैसे और पोलियो के कतरे हैं, ये सारी इनका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि हम वैक्सीन का कुछ, ये जो वायरस का कुछ हिस्सा वो इंसान के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वो आगे से एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज बनती हैं जब नेक्स्ट टाइम वही वायरस या वही वायरस जरसूमा दोबारा बॉडी को अटैक करने लगता है, तो वो जो T सेल्स होते हैं या मेमोरी सेल्स होते हैं वो उनको ब्लॉक कर देते हैं। ये प्रिंसिपल है हर वैक्सीन का, और ये वैक्सीन उससे मुख्तलिफ नहीं है। थोड़ा सा इसका मॉडस ऑपरेंडी डिफरेंट है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल और सेफ्टी और एफिकेसी ये बाकी वैक्सीन्स की तरह है जो कई दहाइयों से लग रही हैं, और ये इसकी सेफ्टी भी उसी तरह है। हरचंद के इसका बहुत ज्यादा डेटा भी पब्लिश नहीं हुआ। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूं कि आप गाड़ी लेके मोटरवे पे चढ़े तो उसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप मोटरवे पे जाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होगा। लिहाजा इस वजह से आप मोटरवे पे जाना छोड़ दें कि देयर इज अ वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम मोटरवे पे नहीं जाते, तो वो GT रोड पे ज्यादा होते हैं। इसलिए जब ये वैक्सीन आए और जब जिसको मुयस्सर हो, मेरी ये गुजारिश है कि ये जरूर लगवाई जाए। जैसे कि मेरे कलीग ने कहा है कि इसकी 2 डोजेज होंगी, पहली डोज और फिर उसकी बूस्टर डोज जो है। अब कितना अरसा इसकी इम्यूनिटी लास्ट करती है, ये अभी इसका मुकम्मल डेटा पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन जो अभी तक एविडेंस है, क्लिनिकल साइंटिफिक एविडेंस है, वो ये बताता है कि ये कम से कम 9 महीने से साल तक इसकी एफिकेसी रहेगी। राइट, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, फिर ब्रेक के बाद वापस आके जानते हैं। ये वैक्सीन भी 2-3 तरह की आई हैं, एक चाइनीज़ वैक्सीन है, एक अमेरिकन वैक्सीन है। इनमें फ़र्क क्या है, इनकी फंक्शनैलिटी में फ़र्क क्या है, और फिर ये कि एक डोज जो है एक पेशेंट को अगर 2 डोजेज़ देनी है एक फ़र्द को, तो वो कितनी कॉस्ट करती है, उसकी कीमत क्या है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर इदरीस अमान साहब, ये बताइए कि ये जो 2-3 तरह की वैक्सीन हैं, जिसमें चाइनीज़ वैक्सीन के बारे में हम सुन रहे हैं, अमेरिकन वैक्सीन है, ये शायद किसी और ने भी तैयार किया है, तो इनमें फ़र्क क्या है, इनके काम करने में क्या फ़र्क है? क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, दूसरे का फॉर्मूला कमज़ोर है, या एक ही जितनी इफ़ेक्टिव हैं? क्या प्रेफर करना चाहिए कि इस वैक्सीन की बजाय हम A वैक्सीन की बजाय B वैक्सीन को ज़्यादा प्रेफर करें? क्या ऐसा कुछ है? देखें, जब भी कोई ट्रीटमेंट शुरू होता है तो उसकी वजह क्या होती है? एक तो डिजीज़ है ना जी, उसमें पेशेंट चाहेगा हमें जल्दी मिले और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और जब बहुत ही चीप मिले। और हम इस दवा, क्योंकि ये मीडिया की वजह से ये पूरी दुनिया में हाइप हो गई है, और दैट्स वाई ये जो वैक्सीनेशन है बहुत जल्दी आना शुरू हो गई। मैं अभी 1-2 एग्जांपल भी दूंगा आपको। लेकिन पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जल्दी हमारे लोगों को, हमारे अवाम को ये मिल जाए।
लेकिन तीसरी कुव्वत वो है जो जितनी आप हम बहुत खुश हैं और हैप्पी भी हैं कि वैक्सीनेशन आ गई हैं, लेकिन आपको पता है कि जो सारी की सारी ये कंपनीज हैं, बिजनेस कंपनी हैं, उनको इससे फ़ायदा भी होना है, ठीक है ना। तो ये एक नहीं बल्कि अभी जैसे मेरे पहले कोलीग्स ने बताया कि एक जो फाइज़र है अमेरिकन कंपनी है, उनकी तो अमेरिका में और यूके में अलाउ हो गई है, और एक दूसरी जो ब्रिटिश और स्वीडिश कंपनी है एस्ट्राजेनेका, वो भी बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगी, और इनमें ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा प्राइस में डिफरेंस होगा, और उनमें अपने उन्होंने तौर तरीके रखे होंगे कैसे अब हम कैसे उन्होंने वो सेल करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट को सेल करें चाहे जिसको मर्जी सेल करें, उन्होंने अपने मनी अर्न करनी है, लेकिन एज लॉन्ग एज पब्लिक को फ़ायदा होता है तो हमें कोई मसला नहीं है। जैसे आपने बताया कि कौन सी अच्छी होगी, और मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली होता है कि कोई भी डिजीज़ ऐसी है जिसका पहले नहीं पता, सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद फिर उसकी वैक्सीनेशन या प्रोफाइलैक्सिस दी जाती है। इसकी 2 इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, एक आपको टीबी का पता है कितनी मूजी बीमारी थी और उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन आई और अभी माशाल्लाह बहुत कम हो गई है। उसके अलावा एक और जो टीबी है वो तो बैक्टीरिया, वो वायरस नहीं है, लेकिन उसकी एक और एग्जांपल जिसने 40 साल पहले पूरी दुनिया को बहुत ही परेशान कर दिया था, वो HIV या एड्स है। उसको 40 साल हो चुके हुए हैं, उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी अभी तक, लेकिन ये है कि उनका ट्रीटमेंट बड़ा इफेक्टिव हो गया है। अभी वो ट्रीटमेंट उसका ट्रीट करके बंदे को नॉर्मल लाइफ दे देते हैं। लेकिन इन वैक्सीन जो सारी अभी 2 तो मार्केट में आ गई हैं, चाइना का भी मार्केट में नहीं आई, और बहुत सारी होंगी, लेकिन इनका सबका देखना ये है कि ये कितनी इफेक्टिव होंगी। इफेक्टिव तो तब भी पता चलेगा जब डॉक्टर मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जब हम इनको स्टार्ट करेंगे, पहले तो इनिशियली तो वो कवर्ड हो गई हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ने चेक कर लिया है इनकी इतनी एफिकेसी है, ये इतनी बेहतर होगी, लेकिन जब एक्चुअली ऑन द ग्राउंड ऑन द फील्ड जब पेशेंट को लगेंगी ये फिर पता चलेगा कि ये चलें अभी सही है जी, राइट सर, बहुत जल्दी में बनाई गई हैं जी। डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इसी सवाल पर क्या कोई फ़र्क है, दोनों की एफिशिएंसी में फ़र्क हो सकता है, दोनों का फार्मूला क्या मुख्तलिफ है, अपने अपनी रिसर्च के मुताबिक बनाई गई है? और फिर ये भी दूसरा सवाल आपसे ये है कि कितने में कॉस्ट करेगी एक डोज, डॉलर्स, रुपीज़ या पाउंड्स, भी आप कहना चाहें? जी जी देखें, ये वैक्सीन हैं वो उनके 4 डिफरेंट तरीके होते हैं बनाने के। एक होता है कि हम इनएक्टिव वायरस को जिस्म में इंजेक्ट करते हैं उससे, ताकि इम्यून रिस्पांस बॉडी उसकी इम्यूनिटी डेवलप करे। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि हम वायरस का एक फ्रेगमेंट, सिर्फ एक प्रोटीन उसका ना लेके वो जिस्म में इंजेक्ट करें और उसका हम रिस्पांस देखेंगे वो इफेक्टिव जिस्म में हो रही है या नहीं। तीसरा हम उसे कहते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन, जिसे हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस कहते हैं, कि वो सिर्फ लेबोरेटरी में बना के फिर इंजेक्ट करते हैं। और जो लास्ट टाइप है, और वो मतलब ये जो फाइजर वालों की वैक्सीन है जिसे mRNA हम वैक्सीन कह रहे हैं, ये इसमें हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड RNA जो है वायरस का सिर्फ वो इंजेक्ट करते हैं, पूरा वायरस नहीं। और ये मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसी जेनेटिकली इंजीनियर्ड mRNA को मतलब लाइसेंस मिला हो। हमारी जितनी भी पुरानी ट्रेडिशनल वैक्सीनेशन हैं वो ओरिजिनल वायरस को इनएक्टिव करके इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए थोड़ी सी इसके बारे में लोगों के जहनों में रिजर्वेशन हैं, क्योंकि दिस इज अ न्यू टेरिटरी। ह्यूमन बीइंग्स और साइंटिस्ट ने कभी भी इस डायरेक्शन में पहले कदम नहीं रखा। तो जो हमारी फाइजर की वैक्सीन है उसकी कॉस्ट रफली $20 है। तो जो दूसरी वैक्सीन अभी उसका लाइसेंस नहीं मिला, वो मॉडर्ना कंपनी की थी, उसकी उन्होंने प्राइस 37 बताई है। और जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसकी प्राइस $3 to $5, मतलब ज़ाहिर है कि वो इनिशियली 5 कह रहे थे, अब रिसेंटली शायद वो 3 कह रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द प्राइसेस, मतलब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन बन रही है वो ट्रेडिशनल है, एक वैक्सीन एक वायरस को इनएक्टिव करके बनाई जाएगी। लेकिन देखें, जो अमीर मुल्क हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे हैविंग $37 पर डोज, लेकिन ज़ाहिर है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन या जो चाइनीज वैक्सीन जो बन रही हैं वो मास प्रोडक्शन के ऊपर और मास बेनिफिट टू द वर्ल्ड, और खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये आपने कहा $37 पर डोज में ये पड़ रही है? जी जी, जो फाइजर वाली है वो $20 है, जो जिसका लाइसेंस मिल गया।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर नाहिद साहबा, ये बताइए कि बच्चों की भी बात हो रही थी, ये वैक्सीन इसमें ऐसा क्या है कि ये बच्चों के लिए भी नहीं तैयार हुई है, या फिर ऐसा ही है जैसे अभी हम बात हो रही थी कि हामला खवातीन जो हैं उन पर अभी सिर्फ टेस्ट होना या उसके असरात का जायज़ा लेना बाकी है, तवक्को है कि उनके लिए भी अप्रूव हो जाएगी, तो क्या बच्चों का भी यही मामला है, उन पर भी क्या पूरी तरह से अभी ये पूरे मराहिल तय नहीं हुए, बच्चों पे के लिए भी अप्रूव हो जाएगी, या फिर ये डिसाइडेड है कि ये बच्चों के लिए नहीं है, उनके लिए कुछ अलग से तैयार करना पड़ेगा? जी मेरे जहाँ तक मुझे समझ आती है वो यही है कि ज़्यादातर क्योंकि रिस्क जो था कोविड का वो ज़्यादा ओल्ड यानी कि ज़ईफ़ लोगों में ओल्डर एज ग्रुप्स में था, इसलिए जो ट्रायल्स हैं वो ऑब्वियसली 18 एंड अबव के अंदर की गई हैं फ़िलहाल। जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर वैक्सीन वैसे तो बच्चों में ही मिलती हैं और बर्थ से लेके आपको 14-15 साल तक वैक्सीनेशन चलती हैं, लेकिन आई थिंक बिकॉज इस वक्त जो नीड थी वो ओल्डर एज ग्रुप में थी, इसलिए वो इस वक्त बच्चों में ट्रायल हुआ नहीं है कोई, जिस तरह प्रेग्नेंट वुमेन में भी नहीं हुए हैं, और इंशाल्लाह जब वो होंगे तो दे शुड बी अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन एज वेल। जी, इस पर आप डॉक्टर गुलाम रज़ा साहब कुछ कहना चाहें? जो ज्यादा तो इसके बारे में तफसील तो डॉक्टर हफीज साहब ने बताई है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो इसकी हैयत तरकीबी है वैक्सीन की, उसके बारे में तो जो उन्होंने बातें कही हैं वो 100% दुरुस्त है। बच्चों को चूंकि जो स्टेटिस्टिक्स से उसमें बच्चों की तादाद जिनको कोरोना हुआ है वो बहुत ही कम थी। 18 साल से कम उम्र के लोगों में हुए हैं केसेस, लेकिन इतने ज्यादा नहीं, वल्नरेबिलिटी ज्यादा थी, इसलिए वैक्सीन उन पर ट्रायल किए गए हैं। ये मैं आपको उसकी मिसाल ये दूं कि जैसे किसी जगह आग लग जाए तो पहले पानी जहां से मिले बुझाया जाता है, कुआं खोद के पानी निकाल के आग को बुझाना, उसमें लंबा प्रोसेस है। तो बच्चों के लिए चूंकि बच्चों की ये बाय लार्ज ये बच्चों की बीमारी नहीं थी, इसलिए इनिशियली और जिस तरह ये पूरी दुनिया में स्केयर था इसका कि लोग बुजुर्ग जो है वो फौत हो रहे थे और जो लोग बीमार थे उनको ये ट्रायल किए गए हैं, उनके ऊपर इफेक्टिव हुई है। और मेरा जाती जो तजुर्बा है, मेरी बैकग्राउंड जो है वो पीडियाट्रिक्स की है, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन सारी बच्चों में ही की है। तो जो इसमें प्रिंसिपल है बुनियादी वो यही है कि इस जो वैक्सीन है ये बच्चों में भी इफेक्टिव होगी उतनी ही जितनी बड़ों में, बल्कि कुछ ज्यादा एफिकेसी होगी। लेकिन चूंकि अभी ट्रायल नहीं हुए और ये अंधेरे में तीर चलाने की बजाय जब तक इसको प्रॉपर इसके ट्रायल हो नहीं जाते, सेफ्टी इसकी असरटेन नहीं हो जाती, उस वक्त ये तक ये नहीं दी जाएगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रहे, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि एक चीज होती है हर्ड इम्यूनिटी। जी हाँ, हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि अगर किसी भी सोसाइटी में 80% के करीब लोग इम्यून हो जाएं तो बाकी 80 जो 20% बचते हैं उनको चूंकि लगाने वाला कोई नहीं होता बीमारी, तो वो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी आ जाती है उनमें, तो दैट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं वो फिलहाल अगर बड़ों को सबको लग गई वल्नरेबल और डिजीज की ट्रांसमिशन कम हो गई। आपने पहले एक सवाल किया था कि क्या जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनको भी ये वैक्सीन लग सकती है, तो यस, ये वो अपने आप तो रिलेटिवली वो महफूज है ही, लेकिन अगर उनको वैक्सीन लग चुकी है तो वो जो कैरेज है वैक्सीन की, जो ट्रांसमिशन है जरासीम की और जो उसकी ट्रांसमिशन है, ये वैक्सीन उसको रिड्यूस करेगी। जहां तक कॉस्ट का ताल्लुक है, देखें ये डॉक्टर हफीज साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि कहाँ 35 पाउंड्स और कहाँ 3 पाउंड्स, वही है। इसकी मिसाल ये है कि आप चने लक्ष्मी चौक में बैठ के खाएं तो आपको शायद वो 50 रुपए की प्लेट मिल जाए, वही चने जाके पीसी में खाएं तो आपको 5000 की मिलेगी। जी। ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो चूंकि एनएचएस ने खुद बनाई है जी, और वो सरकारी इदारा है, तो उसमें जितनी कॉस्ट लगी है उतनी वो लेंगे। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, फाइजर वाले हैं, एस्ट्राजेनेका वाले हैं, इन्होंने तो माल मंत्र बनाना है। इनको
जब उनको वो ठीक है मरता क्या ना करता, गवर्नमेंट पॉलिटिकली उन लोगों को अगर एक वैक्सीन अवेलेबल है तो उन्होंने देनी है, लिहाजा वो और दूसरे इश्यूज हैं। बहरहाल बच्चों को ये वैक्सीन जब लाइसेंस मिलेगा तो ये पूरी इफेक्टिव होगा। राइट सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, 2-3 और इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब, आपके ख्याल में कितना वक्त लगेगा कि ये वैक्सीन पूरी दुनिया में हर जगह पर हर शख्स के लिए दस्तयाब होगी? इसके लिए भी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत जो मेन इशू इस वक्त नजर आ रहा है वो है फाइनेंसेस का। ज़ाहिर है कि जो अमीर मतलब वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे कैन अफोर्ड एनीथिंग। तो चूंकि मतलब इशू ये है कि मतलब उसको हम व्हेन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज तो फिर सिर्फ प्रायोरिटाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मतलब हम पाकिस्तान से हैं चूंकि, तो उनका ज्यादा मतलब हमारा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर अब ज़ाहिर है कि हो सकता है कि जो चाइना वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है वो उससे भी अच्छी मतलब प्राइस पे मिल जाए। और क्योंकि आई नो कि कुछ ट्रायल्स जो चाइनीज वैक्सीन के हैं वो ऑलरेडी जारी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका डेटा भी मतलब अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो भी मतलब एज इफेक्टिव रिजल्ट्स उधर से भी आ रहे हैं। देखें, जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी इस वक्त हमारे सामने ये है कि दुनिया में बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी डिजीजेस हैं जिनकी वैक्सीन आज तक नहीं बन सकी। इसकी मिसाल एड्स है, हेपेटाइटिस सी है, इसके अलावा सार्स का वायरस था, उसकी वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई थी। तो ये मतलब एक दिस इज मतलब ना हिस्ट्री जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रही है कि हमने इतने छोटे अरसे में एक कंडीशन जिसने पूरी दुनिया का जो सारा निजाम तरम भरम कर दिया था उसके खिलाफ सक्सेसफुली साइंसदानों ने एक वैक्सीन बना ली है। तो जो गरीब मुल्क हैं उनमें जिस तरह हमारे डॉक्टर मुर्तजा ने जिक्र किया था हर्ड इम्यूनिटी का जी, तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा उधर से भी डिफेंस मतलब प्रोटेक्शन आएगी। इसके अलावा कुछ कोटा उन पाकिस्तान जैसे गरीब या बाकी जो उससे भी गरीब मुल्क हैं उन लोगों को जो गावी इंटरनेशनल वैक्सीनेशन की ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पे मैक्सिमम सप्लाई की जा सके, क्योंकि ये कोरोना वायरस है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं दे कैन नॉट फाइट ऑन देयर ओन। जब तक ये पूरी दुनिया में जिस तरह पोलियो है कि अगर आपने अपने मुल्क में बेशक डिफेंस क्रिएट कर लिया, लेकिन केसेस दूसरी जगह, क्योंकि मतलब इस वक्त हम जिस किस्म की हमारी फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर, वो फिर वायरस ये दोबारा आता रहेगा। तो उसमें मतलब ज़ाहिर है कि यहाँ भी जो लोग बेशक मतलब अभी से भी कोई ये इसका डेटा एग्जैक्ट मौजूद नहीं है कि ये एवरी सिंगल पर्सन इन द कंट्री मतलब उसको वैक्सीन देंगे, और कुछ लोग शायद वैसे रिफ्यूज कर दें, तो स्टिल दोज आर द पीपल जो वैक्सीन नहीं लेते, दे विल बी स्टिल एट रिस्क। तो इसीलिए ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस वैक्सीन को अवेलेबल करें फॉर दी अदर कंट्रीज। तो इसके लिए मतलब एक्सपेक्टेशन ये है कि अप्रैल तक हम एज्यूम करते हैं कि काफी मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ज़ाहिर है ये फैलेगा और आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ मे बी इट विल टेक अनदर ईयर बिफोर इट रीचेस द होल वर्ल्ड। जी सही है। असदुल्लाह भाई, मैं एक छोटा सा इजाफा करना चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें। जी डॉक्टर साहब कहिए। एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन बनती हैं या जो इनॉकुलेशन, मेरा ख्याल है कि एक NIH लेबॉर्ट्री इस्लामाबाद में, ये प्रोसेस को बहुत महंगा नहीं है, ना ही ये इतना कोई बहुत इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस है जो नहीं ये उसको समझ सकते, ना ही कोई दुनिया के बाकी साइंसदान जो है पाकिस्तानी साइंसदान किसी भी तरीके से उनसे कम है। हमारे जो साइंसदान हैं उन्होंने दुनिया की वो टेक्नोलॉजीज अटेन कर ली हैं जो 5 या 6 मुल्कों के पास है। जरूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और ये वैक्सीन खुद बनानी शुरू कर देनी चाहिए, बजाय इसके कि मंगतों की तरह दूसरी दुनिया को कभी चाइना की तरफ देखें, कभी किसी की तरफ देखें, कभी यूरोप की तरफ देखें। और भाई इसमें इतने पैसे भी नहीं लगते, पूरे इस प्रोसेस में, पूरे वैक्सीनेशन प्रेपरेशन के प्रोसेस में और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इतने पैसे नहीं लगते जितने ऑरेंज ट्रेन के आधे भी नहीं लगे। हमारी प्रायोरिटाइजेशन जो है वो डिफरेंट है। हमें
बुनियादी जो चीजें हैं उसके ऊपर तवज्जो करके इस वैक्सीनेशन का कोई, मैं आपको यकीन से और वसूख से बता रहा हूं कि हमारे मुल्क के अंदर साइंसदान और फैसिलिटीज अगर दे दी जाए, साइंसदान मौजूद है, तो ये हम खुद न सिर्फ वैक्सीन बनाने में खुद कफील हो जाएंगे बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। जी जी डॉक्टर नाहिद, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं बस ये ऐड करना चाह रही थी कि एक्चुअली फाइजर और बायोटेक की जो एक खबर ये भी निकली थी कि उन्होंने ये कहा है कि 50 मिलियन वैक्सीन जो हैं बाय द एंड ऑफ 2020 अराउंड द वर्ल्ड प्रोड्यूस होंगी, एंड एंड ऑफ 21 तक उन्होंने 3 बिलियन वैक्सीन का कहा है। तो ये सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है। तो जो बहुत ज़रूरी मेरे ख्याल में समझने की बात इस सारी चीज़ में है वो ये है कि आई थिंक हमें सबको ये समझ आ गई है कि कोविड ने ये सिखाया है कि एक इंडिविजुअल की जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है कि पूरी कम्युनिटी की हेल्थ जो है वो भी अच्छी हो। इसलिए इनका पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है इसमें कि सबको वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीनेशन मिले। इसी पे आपकी अपनी हेल्थ भी इसी पे डिपेंड करती है। तो आई थिंक इट इज़ इन एवरीबडीज इंटरेस्ट दैट द वैक्सीन गेट्स सेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट जी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। डॉक्टर इदरीस अमान साहब, ये बताइए कि हम क्या ये कह सकते हैं कि वैक्सीन जब पूरी दुनिया में दस्तयाब होगी उसके बाद कोरोना से दुनिया महफूज हो जाएगी और हम पहले जैसी दुनिया में वापस है, 2020 से पहले की जो दुनिया थी उसमें वापस चले जाएंगे? थैंक यू वेरी मच। वैसे जैसे पहले डॉक्टर हफीज़, डॉक्टर मुर्तज़ा और डॉक्टर नाहिद साहबा ने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि जब वैक्सीन आ जाएंगी हो और ये काफ़ी टाइम लगेगा कि पूरी दुनिया में और हर बंदा इससे वैक्सीनेशन हो जाए, क्योंकि ये कि अभी वैक्सीन चंद एक कंपनी में बनानी शुरू की हुई है और पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 6 बिलियन तो है, अगर बच्चों को निकाल दे कम से कम 5 बिलियन पॉपुलेशन तो है। तो सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और उस तक प्रोड्यूस करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट। अभी 3, 4, 5 साल लग जाएंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ यूके की, ठीक है ना। आप यूके के, हम इज़ ए वेल डेवलप्ड कंट्री, जब कोरोना शुरू हुआ है तो मास्क कंपलसरी नहीं था, क्योंकि इस लिहाज से पाकिस्तान इज़ डूइंग मच बेटर, क्योंकि मैं 1 मार्च को पाकिस्तान फ्लाई किया और 3 वीक बाद वापस आया, तो तब भी यूके में कोई मास्क नहीं था, कुछ नहीं था। हालांकि पाकिस्तान एयरपोर्ट पे हमें उन्होंने टेम्परेचर चेक किया, सारा कुछ किया, और नेक्स्ट डे मैं जब थिएटर में गया अपनी लिस्ट करने के लिए, तो थिएटर में मुझे पता कि देयर नो स्पेशल मास्क, पहले मास्क के हैं। और क्या हुआ कि जो मास्क चोरी हो गए, यानी कि इतनी, और उसके बाद 1.5 महीना लगा, तकरीबन एंड ऑफ अप्रैल में हमारे NHS में हर डॉक्टर को हॉस्पिटल के अंदर आने तक, अंदर आते ही मास्क पहनना चाहिए था। उससे पहले सिर्फ हम जब वार्ड में जाते थे और पेशेंट को देखते थे तब हम PPE पहनते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिस्टम पहले एस्टेब्लिश ना हो तो बहुत देर लगती है। और अगर ये नहीं मिलती है, अब हमें ये हमारे मुल्कों को और हमारे गरीब लोगों को नहीं मिलती, तो उसमें हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन क्या है, वी जस्ट बूस्ट द इम्यून सिस्टम, और जिसको कुव्वत मुदाफ़त या नेचुरल बॉडी डिफेंस कहते हैं। उसके लिए सिंपल नामली क्या है, हेल्दी ईटिंग, लिविंग और एक्सरसाइज या मैनुअल वर्क करो और स्ट्रेस को रिलीज करो। उसको रिलीज करने का क्या है, बीइंग ऑनेस्ट, और दूसरों की हेल्प करो और अल्लाह को याद करो। इंशाल्लाह ताला आई थिंक द प्रॉब्लम विल बी रिलैक्स, आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही बूस्ट होगा। और अगर आपको कोई और डिजीज़ नहीं है, अल्लाह ने नहीं दी, और आप विद इन रीजनेबल हेल्थ में है, तो अल्लाह ताला आपको ये कोरोना और क्या बहुत सारी और भी अगर बीमारियाँ आ जाए उससे भी बचा लेगा। ठीक है, राइट जी, बिल्कुल सही कहा इदरीस भाई ने। लेकिन इदरीस भाई, मेरी गुजारिश ये है कि सुबह केमिस्ट्री का पर्चा हो और आप सारी रात सूरत यासीन पढ़ते रहें और केमिस्ट्री के पेपर में सूरत यासीन लिख के आ जाएं, तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अल्लाह रसूल को याद करना तो बिल्कुल 100% आप अल्लाह और रसूल को याद करें, वो हमारा बुनियादी मसला है, उसके बगैर कुछ नहीं चलता। लेकिन ये एहतियात जो है वो सिर्फ अपने इम्यून बूस्ट करने से या अल्लाह रसूल करने से माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिजीज से बचने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन आ गई है। अल्लाह ताला ने ही
ये शऊर दिया है। और ये वैक्सीन उस तरह वैक्सीन लगेगी तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया, असदुल्लाह आपका जो ओरिजिनल सवाल था वो ये था कि क्या हम वापस उस नॉर्मेलिटी की तरफ चले जाएंगे। जी हाँ, तो क्योंकि आपको याद होगा डॉक्टर साहब पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर ताबिंदा थी शायद हमारे साथ, वो कह रहे थे कि जी हम कभी वापस नहीं जा सकते पहले जैसी दुनिया में। तो ना, मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। और यू कैन होल्ड, अगर मैं जिंदा रहा 1 साल और इंशाल्लाह तो आप यू कैन होल्ड ऑन टू मी। हम इसी तरह इसी जगह बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे होंगे। और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि भाई साहब 4 दिसंबर 2020 को मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह वी विल गो बैक टू नॉर्मेलिटी। उसकी मिसाल ये है कि जब पोलियो और दूसरी जो प्लेग और दूसरी चीजें पैंडेमिक फैले थे तो उसके बाद ह्यूमन जो है ना, इंसान की एक जिबिल्लत है। देखें, बारिश आई तो हमने छत बना ली, अंधेरा हुआ तो हमने बल्ब इजाद कर लिया। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें आती हैं तो हम उसकी आगे से कोई ना कोई तदबीर निकालते हैं। तो ये अब जैसे फ्लू से हजारों लोग मरा करते थे, जब से फ्लू वैक्सीन आई है तो उससे हॉस्पिटल एडमिशंस भी कम हुए हैं और साथ में उसकी बीमारियां भी कम हुई हैं। इसी तरह ये भी एक बीमारी है, जिस तरह और 100 बीमारियां हैं, ये भी बीमारी है। और the light at the end of the tunnel is that we have got the vaccine। और इंशाल्लाह मैं ये तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि कितनी जल्दी, लेकिन अगले साल 1.5 साल में इंशाल्लाह जिंदगी नॉर्मल हो जाए। जी डॉक्टर नाही साहबा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या हम 1-1.5 साल में वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट जाएंगे? वैसे टूरिज्म हो रही होगी, दुनिया एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर रही होगी, टेम्परेचर चेक नहीं करना पड़ रहा होगा, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ? देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो 1 सेंचुरी पहले जो स्पेनिश फ्लू जब हुआ था तो उस वक्त भी इसी तरह बहुत से लोगों की जानें गई थी, बहुत सी मुश्किलें पैदा आई थी और वो वक्त गुजर गया और आगे ज़िंदगी बढ़ी और देखें अब आप कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि ये सब चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि अगले 1 साल तक तकरीबन मेरे ख्याल में हमें अपनी सारी जो मेहनत है उसको जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन आने के बावजूद जब तक ये वैक्सीन दुनिया में नहीं फैल जाती और लोगों को पूरी तरह हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो जाती, हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग जारी रखनी पड़ेगी। जी डॉक्टर हफीज साहब, कैसे आप इसको कंक्लूड करेंगे डिस्कशन को? जी देखें, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना जो मतलब एक नई बीमारी हमारे सामने आई है, इट इज गोइंग टू स्टे। ये किसी न किसी सूरत में फ्यूचर में हमें नजर आता रहेगा ये वायरस, तो हम ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं अब उसको फाइट करने के लिए। जो आपने जिक्र किया कि हमारी जिंदगी फ्यूचर में कैसी होगी, देखिए इस कोरोना के जो एक्सपीरियंस ने हमें कुछ अच्छी चीजें दी हैं और मेरा ख्याल ये है कि एज ए नेशन हमें उन्हें जारी रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने हाथ वॉश करने शुरू किए हैं, डिस्टेंसिंग, मतलब अननेसेसरी क्लीनलीनेस, ये तो मतलब हुक्म है और इससे ना सिर्फ कोरोना बल्कि हम बाकी भी इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचते हैं और मतलब उनको मतलब हम रिलेटिवली कंट्रोल किया जा सकता है उसके ऊपर। लेकिन इवेंचुअली होता यह है कि जिस तरह मतलब हमारी जिंदगी मतलब वी फॉरगेट, हम मतलब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वी विल फॉरगेट कि ये एक पेंडेमिक था और इतना मुश्किल टाइम था और हमें अपनी जिंदगी, अपनी फैमिलियों की जिंदगियों की मतलब फिक्र लगी रहती थी। हर वक्त हॉस्पिटल्स में हम मरीज के पास जाने से घबराते थे। ज़ाहिर है कि हमारा काम है, हम जाके स्टिल करते थे, लेकिन मतलब ये चीजें जो है मतलब वी विल फॉरगेट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम फॉरएवर चेंज हो गई हैं, जो हम इस वक्त न्यू डिजिटल एज में एंटर हो गए हैं। हमारी अब बहुत ज्यादा कंसल्टेशन जो हम मरीज के साथ, हमारा जो एक टेली मेडिसिन का एक कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान के अंदर पहले कभी नहीं था और अब बड़ी तेजी से ये फैला है। उसमें फायदा यह है कि जिस तरह एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन यूके एक बहुत बड़ा रिसोर्स है पाकिस्तानी मतलब नेशन का। हमारे यहाँ पे तकरीबन 12,000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स काम कर रही हैं, 3-4 हज़ार नर्सेज काम कर रही हैं। तो अब इस पेंडेमिक के दौरान जो हमारा एक कनेक्शन बना है जूम के थ्रू और इंटरनेट और मतलब हमने कुछ नई चीज़ें लर्न की हैं, हमारे प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इदरीस अवान साहब, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब, डॉक्टर नाही साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक नहीं, तमका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।